गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले बी पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है जो रियल लाइफ से 100% रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है। अगर नहीं पढ़ा ना तो 11th की बात नहीं करूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11th क्लास स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ में बार बार आपको दिखेगा। ठीक है। सो वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज पूरा अटैचमेंट रखना। in case I can accept this thing, online education I am providing you, school everywhere online education is going on, maybe इतनी नॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म पर ना मिल पाए, जहां से भी नॉलेज मिले प्लीज टेक इट बेटा। इग्नोर नहीं करना इस चैप्टर को बिल्कुल भी। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और नेट पे आप गूगल पे रिसर्च करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ज्वाइंट वेंचर, किस किन किन कंपनीज का हुआ है, तो वो आपको रियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड इतने सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। एंड जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सीबीएसई करिकुलम का पार्ट नहीं है, and we will not study that because of lack of time. Syllabus is pending and we have to complete that. तो फिर भी सबसे पहले देखिए, लास्ट कंटेंट्स में देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट दो जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नॉट इन सिलेबस। करंट ईयर में दीज आर नॉट इन सिलेबस। बट क्या हमें ज्वाइंट वेंचर का मीनिंग नहीं पता होना चाहिए? ज्वाइंट वेंचर तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है, वही हम डिस्कस कर रहे थे। सर, दो कंपनीज के बीच में जब ज्वाइंट वेंचर होता है, जब वो मिलकर वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। अभी अभी मैंने आपके साथ एक दो एग्जांपल डिस्कस की, लाइक हीरो होंडा ज्वाइंट वेंचर है सर, बिल्कुल अब नहीं रहा। ठीक है, फिर बात करूं भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। भारतीय अक्सा, भारतीय इंडियन ब्रांड सुनील भारती मित्तल का, अक्सा फॉरेन कंपनी का ब्रांड, इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर करके अपना इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ईयर्स तक चला लेकिन उसके बाद फिनिश हो गया। एज वी डिस्कस इन पार्टनरशिप ऑल्सो, रिस्क है, डिफरेंट पॉलिसीज रहती हैं, ओपिनियंस डिफरेंट रहते हैं, मेंटालिटी डिफरेंट रहती है कई बार, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। ऐसा ही जॉइंट वेंचर खत्म हुआ बहुत सारी कंपनीज के बीच में। इंश्योरेंस कंपनीज में तो देयर वर सो मेनी कंपनीज, लेकिन आपस में जॉइंट वेंचर किया और बहुत ही जल्दी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल फैक्ट रहता है। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी का एक छोटा सा टास्क है आज का, एंड अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो सच में आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे उसका सॉल्यूशन दें। अगर कोई इंडिया कंपनी दूसरी कंट्री की किसी कंपनी के साथ टाई अप करती है, तो कंट्रीब्यूशन रहता है, मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंपनी का कितना प्रतिशत रह सकता है? ये आज मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको मुझे रिप्लाई करना है आफ्टर द क्लास। आप सब सुन रहे हैं मेरी बात? सपोज एक इंडियन कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है, दोनों मिलकर इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो एक रूल है, एक क्राइटेरिया है कि फॉरेन कंपनी कितना पैसा उसका उसमें शेयर स्टेक होल्डर रहेगा। लाइक क्या होता है, कंपनीज की बात कर रहे हैं, शेयर इश्यू करेंगे, अब इसमें शेयर्स पे कंट्रीब्यूशन इंडियन कंपनी का भी रहेगा, फॉरेन कंपनी का भी रहेगा, बट क्या मैक्सिमम लिमिट है एक फॉरेन कंट्री का? गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका टास्क है। भले आप नेट से रिसर्च करके इसका स्क्रीनशॉट मुझे दें, भले आप इसको एक दो लाइंस के अंदर डिफाइन करके दें कि फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन रह सकता है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उससे ज्यादा हम फॉरेन कंट्री को अपने कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर नहीं दे सकते, बेनिफिट नहीं दे सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आप अगर नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे, आपको काफी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेंगी रिगार्डिंग जॉइंट वेंचर विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस करंट ईयर, बट देन ऑल्सो यू शुड हैव सम नॉलेज। मैंने नॉलेज आपको दे दी अप टू एन एक्सटेंट, अब वो शेयरिंग वाली बात आपको बतानी है। ऑल ऑफ यू, एक भी बच्चा बचना नहीं, आप सबको आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, मजा आएगा तभी, और अच्छे अच्छे नॉलेजफुल चीजें हम आपस में डिस्कस कर पाएंगे। चलिए, इस चैप्टर का बेसिक नेम क्या दिख रहा है आपको? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्लास हमने प्रीवियस चैप्टर में भी काफी हद तक डिस्कशन किया था, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, देन वी डिस्कस HUF, देन
पार्टनरशिप, देन कंपनी। अब उसको हम ब्रॉडर सेंस में समझने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने देखा, एक चीज सोची कि अगर हमने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया, अगर कंपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अगर हमने 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इट ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। सबसे मेन तो 2 पार्ट्स, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। एक प्राइवेट जिसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन करिए, जैसा आपको बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाइए, टैक्स दीजिए, दैट्स इट, प्रॉफिट सब आपका, गवर्नमेंट को केवल क्या मिलेगा, टैक्स। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सोचा इससे प्राइवेट सेक्टर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ नए नए फंडामेंटल्स लगाए, कुछ नए दिमाग, कुछ नए आइडियाज लगाए, और वही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नंबर 1 क्या है कंटेंट, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कंसेप्ट। ठीक है सर, इट्स गुड। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने ये सब नहीं पढ़ा था। इस चैप्टर में हमारा नॉलेज और भी एडवांस लेवल पर जाने वाला है, राइट, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, देन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देन गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों के ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन करना है स्टूडेंट्स। फिर एमएनसी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है। जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चों जल्दी से। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, राइट बच्चों, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल, forms and merits, demerits of public sector enterprises। public sector enterprises क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। आइए रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, क्या मेजर डिफरेंस क्या है, क्या इन दोनों का इंपॉर्टेंस रहा इंडिया में, ठीक है। पढ़िए, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर देखिए नई नई पॉलिसीज अप्लाई की गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिजोल्यूशन हुआ 1948 एंड 1956, ठीक है। असाइन डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो फिर गवर्नमेंट का तो कुछ रोल रहेगा ही नहीं कंट्री के अंदर। फिर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या होगा, सब चीजें अपनी अपनी मनमानी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी अपना दिमाग लगाया कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या हुआ आगे देखिए, मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। क्या आप में से कोई बता सकता है, क्या आप में से कोई बता सकता है, मैं स्क्रीन भी चेंज कर रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर में मेन गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया। कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इसको तो हम प्राइवेट सेक्टर में आने ही नहीं देंगे। एनीबॉडी, नेम्स आपके माइंड में है, बस आपको सर सवाल। यस यस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सर हेल्थ एंड हाइजीन वगैरह पे। मे भी कुछ सही, मे भी कुछ गलत, अभी रिसर्च करते हैं अच्छे से। यस सुशांत, यस सुशांत, यस यस बेटा, एक सर नाम। जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो प्राइवेट कंपनीज कुछ जिसके प्राइस हाई कर देगी, तो मे भी कुछ सही, मे भी कुछ गलत। बच्चों आप सब सोचिए, मैं एक पर्टिकुलर एक किसी का चीज का नाम लेना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट का। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बोला, उसमें तो अब चेंज आ गया है, उसमें प्राइवेटाइजेशन आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। बट कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिसको 100% गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में ही रखा। और उसका बेस्ट एग्जांपल रेलवे। रेलवे। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। MSc। वेरी गुड। और क्या बताया नीरज, यस यस, एनीबॉडी एल्स अपार्ट फ्रॉम रेलवे। पोस्टल सर्विसेज कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस पूरा 100% एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप अपना जो भी, ठीक है। कोरियर एक सप्लीमेंट आया उसका एक्स्ट्रा, बट रेलवे इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। गवर्नमेंट ने सोचा अगर इसको भी हमने प्राइवेटाइजेशन में कर दिया तब तो भैया पब्लिक का बेड़ा पार हो जाएगा। व्हाट पब्लिक विल डू दैट, क्योंकि पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, पे करना ही पड़ेगा व्हाटएवर द रेट्स हैज बीन चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट। लाइक पेट्रोल के अंदर देख लीजिए आप,
ठीक है, आई थिंक रिलायंस एंड ऑल आ चुके हैं मार्केट में, कुछ और भी छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर से कनेक्टेड है, राइट बच्चों? तो चलिए यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजफुल भी है, ठीक है। द एंट्री ऑफ private sector was restricted in the form of licensing limits on expansion etc. भैया हमने रिस्ट्रिक्शंस कर दी कि हर कोई अभी इसलिए नहीं आ सकता प्राइवेट सेक्टर में। जैसे अभी भी इससे अगर आप एक बात करो एक छोटे से सेक्टर की, अगर आपको मेडिसिन की शॉप ओपन करनी है या होटल ओपन करना है तो लाइसेंसिंग एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस तो अभी भी है। ऐसा नहीं कि जब चाहे आपने ओपन कर लिया, नहीं नहीं नहीं। देन इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रूल the private sector continue to grow and contribute in economic development of the country. आप समझ रहे? ये बात तो सही रही कि हमने रिस्ट्रिक्शंस भी रखी, तो हुआ क्या, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी प्राइवेट सेक्टर में अप टू एन एक्सटेंट उन्होंने ग्रो किया, क्योंकि क्या हुआ पता है, लिमिटेशंस है, सबने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए और इंडियन इकोनॉमिक ग्रूम हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ कंट्री का, हर एक कोई भेड़ चाल नहीं बना दिया, राइट? आगे कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर कुड नॉट डू मच for the economic development of the country. That is why in 1991 the government of India adopted the policy of LPG. कौन थे उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? एनीबडी? 1991 में हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, अरे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे वो एक टाइम में, आप सबको याद होना चाहिए। 1991 में बेटा इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना, इतनी ग्रिम, आई एम सेइंग द वर्ड GRIM, ग्रिम हो चुकी थी, वर्स्ट, यू कैन से वर्स्ट, कंट्री की कंडीशन बहुत खराब थी। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसीजन लिया एलपीजी पॉलिसी अप्लाई करने का। कौन थे वो फाइनेंस मिनिस्टर? यस सुशांत? सर नॉट श्योर बट मनमोहन सिंह। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। वाहिनी? यस बेटा, यस वाहिनी? सर मनमोहन सिंह ही थे। 100%, 100%, क्योंकि दो बच्चों ने हैंड रेस किया। आई थॉट आंसर तो सबसे ही पूछना चाहिए। वेरी गुड, मनमोहन सिंह जी थे जो चुप रहते हैं हमेशा, है ना सरदार जी, राइट? और उन्होंने ही डिसीजन लिया एलपीजी पॉलिसी का। इतना कर्जा हो चुका था इस कंट्री के ऊपर और उन्होंने ओपन कर दिए द गेट्स ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इससे क्या हुआ बेनिफिट, आगे देखिए आप। यस स्टूडेंट्स, क्या बेनिफिट हुआ? एलपीजी पॉलिसी अप्लाई किया, अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वाज assigned an important role, many entry barriers on private sector were removed. पहले बहुत सारे restrictions थे स्टूडेंट्स, उनको रिमूव किया गया, ठीक है। काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब फॉरेन से आप डील करना चाह रहे हैं नहीं कर सकते, बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज, रूल्स, रेगुलेशंस, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब ग्लोबल वर्ल्ड में आना है। और क्यों आना है? सबसे मेन बिकॉज इकोनॉमी की कंडीशन ही बेकार हो चुकी है। अब फॉरेन कंट्री से जब तक हमारे यहाँ पैसा नहीं आएगा, डॉलर्स वॉलर्स का एक्सचेंज नहीं होगा, हमारी कंट्री में कैसे इंप्रूवमेंट होगा? एलपीजी अप्लाई गया, ठीक है। एलपीजी के थ्रू क्या आगे देखिए, द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन एरियाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। जहां पर बात आई कंट्री की सिक्योरिटी की या स्ट्रेटेजिक कंसर्न की, वहां हमने मतलब प्राइवेटाइजेशन को अप्लाई नहीं की। वहां गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये चीजें तो अभी भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर, तो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न जो भी है वहां पर हमने प्राइवेटाइजेशन अप्लाई नहीं किया, रिमेनिंग एरियाज में करना पड़ा ड्यू टू द ग्रिम कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। सिंपल सी बात, द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड, ठीक है। पहले ये था कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर के अंदर ले आएंगे, लेकिन उसको रिड्यूस किया गया और प्राइवेटाइजेशन को ग्रीन सिग्नल दिया गया, राइट क्लास? द लिमिट ऑफ एक्सपांशन वाज रेज्ड बाय अमेंडिंग, हाँ जी, एमआरटीपी एक्ट याद रखना हमेशा, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। अब ये क्या चीज है आपको पता चलेगा नियर फ्यूचर में, बट अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एमआरटीपी एक्ट, आपको आराम से देख सकते हैं इसकी डिटेल, राइट? चलिए अभी आगे चलते हैं। ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब हुआ क्या, आप देखिए, ये बात तो फैक्ट है दैट अभी भी हम बात करें, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब हम कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं? ग्लोबल वर्ल्ड। जो चीज आपको अमेरिका में मिल रही है, बहुत जल्दी सेम चीज आपको कहां मिल जाती है? इंडिया में। कैन यू बिलीव दैट? चॉकलेट्स की बात कीजिए,
हर जगह बिजनेस सेम वैरायटी आपको मिल रही है, 100% नहीं कहूंगा बट अप टू एन एक्सटेंट यू आर गेटिंग सेम थिंग्स देयर एंड हियर, बिकॉज ग्लोबल वर्ल्ड है सर। अब हर बिजनेस हर जगह चल सकता है। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कंट्री में सर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात है, राइट। और नए नए जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस है बेटा, आप सब कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी तो पूरी हो रही है। कहना है से द एग्जांपल ऑफ डोमिनोज, कुछ बच्चों के मन में होता है कि नहीं यू नो डोमिनोज फॉरेन में, यहाँ पे नहीं है, लीजिए यहाँ पर भी है, और यहाँ छोड़िए बीकानेर में भी है, इतना यहाँ हो गया। सोचिए आप चीज कितनी परफेक्ट है। वी आर लिविंग in a global world, right students? The business environment has undergone tremendous changes. Now there is more open and competitive environment. देखिए फिर अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में आते हैं नेगेटिव थॉट्स में, सर इससे ये हो रहा है वो हो रहा है। डेफिनेटली बिजनेस स्टडीज में हमने फर्स्ट से ही ये चीज आपके साथ डिस्कस कर ली थी कि कुछ भी टॉपिक ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होगा। लाइक यू आर टेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन, और भी स्टूडेंट्स स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं हम सबकी आईज के साथ और ईयर्स के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। और अगर आपने स्टडी नहीं किया, अगर ये क्लासेस अटेंड नहीं की, तो दिमाग एकदम ही खाली हो जाएगा, तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ना। फिर आप जब स्टडी के मोड में आएंगे फिजिकल, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स आपको दिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स? अब देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा है, जस्ट हैव अ लुक। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बुक में भी एज इट इज दे रखा है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम, चेक कीजिए स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है आपको इसमें। हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, सबसे मेन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और उसमें आपको क्या दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स? सर सोल प्रोप्राइटर, देन पार्टनरशिप फर्म, JUF ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, MNC भी आ गया इसमें। और ये आ रहा है नेक्स्ट आपका पब्लिक सेक्टर। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? पब्लिक सेक्टर, जिसमें नेम्स आपको इतने अच्छे से अभी नहीं दिख रहे क्योंकि बुक का ही ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये मेन आपका इस चैप्टर में टास्क है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, राइट बेटा? ठीक है। सोल प्रोप्राइटर यू हैव स्टडीड, और देखिए एग्जांपल भी दिए इन्होंने, लोकल रिटेलर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, स्टेशनरी शॉप। अगर ऐसा कुछ है तो सोल प्रोप्राइटर चलेगा। फिर इन्होंने बात की पार्टनरशिप के अंदर, आप चेक कीजिए, CA फर्म्स, लॉ फर्म्स, रेस्टोरेंट्स, अगर ये सब है तो पार्टनरशिप चलेगा। JUF बिजनेस क्या है? एनी बिजनेस हैविंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुराने पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उसी पे बिजनेस चलता आ रहा था और आप भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर देन वी स्टडीड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ यू रिमेंबर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, एक सेल्स भी था, एक और था। 6 टाइप्स के हमने पढ़े थे, यहाँ पर 5 दे रखे हैं, कोई बात नहीं। JUF के अंदर हम बात करें, सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अगर आपके होटल्स हैं चलेगा सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़े लेवल का, बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हैं इंडिया में वैसे भी होटल्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स हैं आपके, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर भी जॉइंट स्टॉक कंपनी चलेगा। MNC की बात करें, कितनी सारी MNCs आ चुकी हैं, रिलायंस भी एक MNC बन चुका है, कोक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैडबरी, नाइकी, ये MNC, इनका मतलब हर जगह फॉरेन कंट्रीज में भी इनका बिजनेस है, तो MNC हो गया ना, सिंपल सी बात है, जो हर जगह वर्क कर रही है। इंडिया छोड़िए फॉरेन में भी वर्क कर रहे हैं, सिंपल। बैंक्स में बात करो तो SBI फॉरेन कंट्री में भी आपको दिखेगा, 100% दिखेगा, राइट। आज जो इस चैप्टर में हमारा मेन डिस्कशन है, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है स्टूडेंट्स, दैट इज पब्लिक सेक्टर का डिटेल्ड वर्जन, डिटेल्ड नॉलेज हमें लेनी है इस चैप्टर में। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो कैन वी प्रोसीड फर्दर, स्टार्ट करें आगे स्टूडेंट्स? आइए देखिए, फॉर्म्स ऑब्लिक टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इसको हमने 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया। नंबर 1, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने। नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर 2 पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, एंड नंबर 3
गवर्नमेंट कंपनी। ये इस चैप्टर का रूट कॉज है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं डिस्कस किया हमने, ये इसमें कहीं पे भी हम फीके पड़े तो आगे चल के हमें कहीं पे भी लॉ से रिलेटेड कुछ करते हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको। This is the oldest form. This is the oldest form of public sector enterprises. सबसे पुराना फॉर्म जो पता नहीं कितने लॉन्ग टाइम पीरियड से चलता आ रहा है और 100% गवर्नमेंट से रिलेटेड है, प्राइवेटाइजेशन इसमें अभी तक नहीं हुआ। The departmental undertaking is considered as one of the departments of government. बात सही है सर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह है 100%। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। 100% इसका माई बाप कौन है? माई बाप कहते हैं ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का 100% माई बाप कौन है? गवर्नमेंट है सर, सरकार, गवर्नमेंट, दैट्स इट। ठीक है, इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सर, पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री अलग, इसके लिए अलग से रेलवे मिनिस्टर बने हुए, अपॉइंटेड है। अगर कुछ भी होगा तो वही आंसरेबल है पूरी पब्लिक के लिए, आपको नहीं देना आंसर। कुछ बीकानेर में हुआ तो बीकानेर के उसको नहीं, कंसर्न हेड जो है ऑफ कोर्स, लेकिन ओवरऑल पब्लिक को कौन आंसरेबल होगा? सर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, he will be answerable to the public। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, स्टिल कौन सा है वो, BSNL इज देयर, राइट। और दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको MTNL दिखेगा, उसका नेम थोड़ा सा चेंज है, चीज वही है बेटा, MTNL, यहाँ पर BSNL है, राइट। ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पार्ट है जो एक ओल्डेस्ट फॉर्म है और इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। कौन इसका होलसोल करने वाला है? गवर्नमेंट। यानी कि ये सब बातें किससे रिलेटेड चल रही हैं स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट। इज इट ओके? अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं बेटा। फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें, नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको? दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि 100% इसका कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? सर मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए ना, इतने सारे स्टेट है हमारे कंट्री में, तो अगर सब जगह एक ही होगा तो मैनेजमेंट कैसे होगा बेटा? इसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स। अब पोस्ट ऑफिस की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान स्टेट का पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट अलग, अपना रूल्स रेगुलेशन जो भी है, ठीक है ना, वो अपना अलग से पूरा मैनेजमेंट करेगा। महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट स्टेट अलग करेगा, पंजाब अपना अलग करेगा, बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टेट्स, इतना बड़ा कंट्री है, तो हमने क्या किया, अलग अलग चीजों के अलग अलग मिनिस्टर बना दिए, नंबर 1, ठीक है ना। अब मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर है तो लोकेशन वाइज उनके अंडर में सबऑर्डिनेट्स डिक्लेयर कर दिए, और ताकि काम अच्छे से हो सके, ऑपरेशंस, जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं ये सक्सेसफुली हो सके विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का? दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। भले हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिए, बट ये 100% किससे बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट। नेक्स्ट, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी आप देखते हैं बजट डिक्लेयर होता है ना, ठीक है, ये आज का आपका दूसरा टास्क। देखते हैं आप में से कितने बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। बजट अभी नहीं बताना प्लीज, गर्व एंड ऑल अभी नहीं बताना। पहला टास्क क्या था? ज्वाइंट वेंचर का, कि अगर इंडिया की कंपनी और एक फॉरेन की कंपनी है तो क्या प्रतिशत रहता है मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूशन, कितना स्टेक होल्डर शेयर होल्डिंग, कितना कंट्रीब्यूशन उनका मैक्सिमम रह सकता है शेयर्स एंड ऑल के अंदर, फॉरेन कंट्री का और इंडियन कंट्री का। दूसरा टास्क है बजट, जो थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं मैं आपको, ये बजट इंडिया में कब, कौन से मंथ में डिक्लेयर होता है, किस हर साल कौन से मंथ में इसके ऊपर प्लान आउट होता है और फिर बजट डिक्लेयर होता है पूरी कंट्री के अंदर। ये आज आपका दूसरा टास्क है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। पता चलेगा आप ही का बेनिफिट का है बेटा, हमें पता है या नहीं पता, देखिए ये तो मैटर ही नहीं करता है।
because we are here just to support you. This is your responsibility. You have to make your career. ठीक है? तो कभी कभार होता है ना, टीचर को नहीं पता होगा, अरे पता है नहीं पता से आपका क्या लेना देना, आपको पता है क्या, आपके लिए मिशन जरूरी है, as you have to build your career, right students? तो 2 टास्क याद रखना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बजट के अंदर डिक्लेयर होता है ना बेटा, जैसे ये बॉर्डर पे जो सिक्योरिटीज हैं, इनके सिक्योरिटी का जो भी है फोर्सेस हैं, उस पे गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, रेलवे पे कितना स्पेंड कर रही है, रोड्स पे कितना स्पेंड कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में कितना कितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने का प्लान आउट कर रही है, राइट? नेक्स्ट 4 देखिए, द रेवेन्यूज। यस बेटा, यस बेटा। ये प्रेजेंट ही तो बताना है अपन को कि मतलब जब कब प्रेजेंट किया जाता है ये जो एनुअल बजट यस अपनी जो यस यस यस, फाइनेंशियल। इट्स वेरी इजी, मतलब एक डेट है, लेकिन होगा क्या पता है जब, सर वो तो। नहीं अभी नहीं बताना भाई, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। गारंटी लेते हो क्या सब बच्चों को पता है? नहीं पता बेटा, यही तो बात है। जब आप नेट पे कुछ प्रैक्टिकल चीजें रिसर्च करेंगे ना, तब देखो कितना मजा आएगा आप सब स्टूडेंट्स को। जब आपको क्या होगा, जैसे मार्केट में जाते हैं तो होता है ना, बाय 1 गेट 1 या बाय 1 गेट 3 फ्री। आजकल तो बाय 1 6 फ्री का भी चल रहा है क्रेज ब्रांडेड शोरूम्स के अंदर, आप देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सेल आउट ही नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो। बाय 1 गेट 10 तक मैंने एक जगह देखा, मैंने कहा ये कैसा मजाक है, मतलब रोना सा आ रहा है, बाय 1 गेट 10, इतना क्या उल्लू बना रहे हो भाई कस्टमर को। तो होगा क्या, जब आप नेट पे बाय 1 एक नॉलेज देखेंगे बजट की, तो उस पेज पे आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जरा आप सोचिए, मजा आएगा आपको। आप उसमें दिमाग इन्वेस्ट करेंगे, फिर हो सकता है मुझसे भी कुछ डाउट डिस्कस करेंगे, तो क्या हुआ, नॉलेज का एक्सपांशन हुआ। यही तो हमें करना है स्टूडेंट्स, राइट? कम से कम ऑनलाइन में कुछ प्रैक्टिकल स्टडी तो करें, नहीं तो क्या होगा, ठीक है जी बच्चों रट लो, याद कर लो, मजा नहीं आएगा। आपने इतनी अच्छी अच्छी 2 चीजें हमने डिसाइड की, बजट का आप मुझे छोटा सा डिटेल वर्जन देंगे व्हाटएवर, और जॉइंट वेंचर की भी हमने बात की, भले वो आपके कोर्स में नहीं है, राइट? आइए आगे, पॉइंट नंबर 4, द रेवेन्यूज of departmental undertakings are deposited in the treasury of government. You will be surprised, आपको पता होना चाहिए, पूरा एक डिपार्टमेंट है बेटा ट्रेजरी का, गवर्नमेंट जॉब लगती है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट बीकानेर। पूरा फंड्स का जो भी रेवेन्यू आ रही है, आप सोचिए इस डिपार्टमेंट से, कितने सारे डिपार्टमेंट है, रेलवे है, डिफेंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, ब्रॉडकास्टिंग है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर। और यहाँ तो हमने 5-6 एग्जांपल दिए, रियल लाइफ में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं बेटा गवर्नमेंट के। तो उसके लिए जो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका क्या करेंगे सर? जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, पॉइंट नंबर 4, वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर हम आपको मैसेज दे रहे हैं, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू, ये कहाँ डिपॉजिट होता है? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। फिर उसके थ्रू देखते हैं जैसे भी मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है अपना। नेक्स्ट, the staff of departmental undertaking are civil servants and are recruited and compensated as per the rules of civil servants. आप में से कई बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे, है ना? तो वो यही तो है, यही तो है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होंगे। आप में से अगर किसी के पेरेंट है तो यू कैन डिस्कस एनीथिंग कि उनको सब कुछ किसके थ्रू मिलता है, हु पेज टू देम? सर गवर्नमेंट पे करती है डेफिनेटली, और गवर्नमेंट ने उनको पहले सिलेक्ट किया था, अब गवर्नमेंट उनको जो सिविल सर्वेंट्स के रूल है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर रही है। वेरी इजी बेटा, आगे चलिए क्या लिखा है, they are under the direct control of departmental head who is accountable to the concerned minister. अब जरा सोचिए, इतना शानदार पॉइंट है ये भी स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 6, अगर आप किसी एक इंसान XYZ, एक पर्सन XYZ who is working in बीकानेर in any particular department, अब उसने जो भी मिस्टेक की या वहां पे जो भी चल रहा है, जो उस डिपार्टमेंटल का हेड है, डिपार्टमेंट का हेड है, ही विल बी अकाउंटेबल, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो बीकानेर में IGNP आप में से सुना हो किसी ने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, 100% गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, नहर से रिलेटेड जो भी चीजें इसमें होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, तो जो भी इस डिपार्टमेंट का हेड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंसर्न मिनिस्टर के लिए। कंसर्न मिनिस्टर को आंसरेबल उसी को देना है कि क्या मिस्टेक्स रही, क्यों मिस्टेक्स रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई। कितना अंडरस्टैंडिंग और क्लियर कट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 कि डायरेक्ट कंट्रोल है डिपार्टमेंटल हेड का। डिपार्टमेंटल हेड जो भी है, जो भी पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग स्टेट में, जो उसका हेड है डिपार्टमेंट का, ही
will be answerable to concerned minister. जो भी उससे रिलेटेड मिनिस्टर है, पोस्ट मिनिस्टर से कुछ रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड कुछ है, तो जो डिपार्टमेंटल का हेड है डिपार्टमेंट का, he will be answerable. उसको आंसर देना होगा कि मिस्टेक हुई है तो क्यों हुई है, whatever, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हुआ, right? And the last one, they can be sued in the same manner as one can file a suit against the government. कुछ भी मिस्टेक होती है, केस एंड और कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात, ठीक है ना? तो 7 पॉइंट्स हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। यहां तक हमने आज बेसिक डिस्कशन किया। आई कैन सजेस्ट यू वंस अगेन कि प्लीज इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट। ओके बच्चों, और अपने टास्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्दी अकाउंट्स की क्लास में। बाय बाय ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू और बेटा, गॉड ब्लेस यू।